जो मैसेज लिखा था वो दो पार्ट में था। एक पहला पोर्शन तो ये था कि महिला और पुरुष की शरीर रचना में भेद होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स केवल महिलाओं को होती है, जैसे कि उसमें स्पेसिफिक था। और ये दो तीन लोगों से ये प्रॉब्लम भी आया था कि जैसे कि पीरियड्स के समय जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पीरियड्स के पहले जो होता है प्रॉब्लम, जैसे हार्मोनल चेंजेस के कारण थक जाना या मूड स्विंग होना, गुस्सा होना, डिप्रेशन का फीलिंग होना, उसको हम कैसे डील करें खान पान से, या कैसे हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करें ताकि हम उन दिनों में भी स्वस्थ रह सके। दूसरा ये था कि ग्रुप में ना बहुत सारे बहनें ऐसे हैं जो 40+ एज वाले हैं, जो अभी मेनोपॉज अभी शुरू होगा या उस फेज में है। तो एक मतलब स्पेसिफिक डिमांड ऐसी भी थी कि हम ऐसे इश्यूज के बारे में बात करें जहाँ पे इस एज में इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण वेट इंक्रीज होना और बहुत लंबे समय तक चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, डिप्रेशन की फीलिंग आना, कहीं मन नहीं लगना, ऐसे चेंजेस भी होते रहते हैं। तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, तो एक ये पोर्शन था। उसके बाद दूसरा ये था कि बहुत सारी बहनें हैं उनके बच्चे छोटे हैं, तो माताओं के लिए था कि हम बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें ताकि उनको हम क्या खाने में दें बचपन से ही, और अगर कुछ औषधि वगैरह देना हम चाहते हैं तो क्या दें उनको ताकि वो हमेशा स्वस्थ रह पाए। तो हम पहला वाला पोर्शन है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं भैया, जो पीरियड्स के दौरान उसके पहले वाले जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पहले बात कर सकते हैं। जी दीदी, तो हम पहले शरीर रचना के बारे में सामान्य बातचीत कर लेते हैं कि स्त्री और पुरुष में जीवन तो समान होता है, लेकिन जीवन समान होने के बाद भी स्त्री और पुरुष दो अलग अलग हैं, मतलब शरीर तो भिन्न है। शरीर भिन्न है तो शरीर में सबका मेधस तंत्र है, सबके पास हार्ट है, हृदय है ना, फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है, प्लीहा है, ये लगभग लगभग सब में सेम है। अंतर है केवल जो एक प्रजनन अंग है पुरुष के अलग हैं और महिलाओं के अलग है। तो स्त्री और पुरुष की जो सृष्टि है, रचना है, वो प्रजनन के लिए ही भिन्न भिन्न हुई है ना। तो प्रजनन को अपन देखेंगे तो प्राणावस्था से प्रजनन की क्रिया शुरू है। उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग फूल में जो होता है वो प्राणावस्था से हमको देखने को मिलेगा। पदार्थावस्था में कोई लिंग नहीं होता, प्राणावस्था में दो लिंग हो जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपने कभी करेले या लौकी के पौधों को देखा होगा, तो इनमें जब फूल लगते हैं तो फूल या कली के स्टेज से ही आपको नर और मादा फूल अलग अलग दिखते हैं, है ना। मादा फूल वो होता है जिसके पीछे में छोटा सा फल लगा ही रहता है, और फूल को खोलकर देखने से या फूल को ठीक से देखने से दोनों की रचना में भी अंतर दिखता है ना। तो वहीं से रचना शुरू हो गई है, और ये रचना प्राणावस्था में दिखती है। यही चीज जीवावस्था के जो प्रारंभिक स्वरूप हैं जिसको अपन स्वेदज कह रहे हैं, उसमें भी दिखता है, जीवावस्था में दिखता है, ज्ञानावस्था में दिखता है, ज्ञानावस्था के शरीर में दिखता है। और प्रजनन के लिए जो थोड़ी बहुत मात्रा में प्रजनन और उसके बाद जो बच्चे के पोषण, बच्चे का पोषण माता के पास होता है, उनके पास बच्चे का जो पहला भोजन है वो माँ के ही पास होता है, जिसको दूध कहते हैं हम। तो दूध वाले अंग भी एक इसी में शामिल हो जाते हैं, दूध उत्पादक वाले, दूध को धारण करने वाले। तो ये भी एक माताओं के पास रहता है। भैया, जी। ये आपकी आवाज कम आ रही है कुछ लोगों को, मतलब मैं तो हेडफोन यूज कर रही हूँ, मुझे ठीक आ रही है, पर कुछ वॉइस बढ़ सकता है वहां से। वॉइस कैसे बढ़ाते हैं मैं बहुत जानता नहीं हूँ। क्या ना, मैं यहाँ पूरी कोशिश को फुल कर दिया हूँ। हेलो, अब ठीक है? हाँ भैया, मतलब हेडफोन लगाने से तो ठीक आ रही है मुझे। जी। हम्म। सिग्नल का ही इतना ही कुछ इशू हो सकता है। हम्म।
जी भैया। जो कमी होगी दीदी बार बार पूरा करते रहेंगे, क्या कर सकते हैं। जी भैया, आगे बात कर सकते हैं हम लोग। जी हाँ, तो एक तो पोषण वाला जो भाग है, जिसको दूध कहते हैं, वो भी माताओं के पास होता है। और जन्म देने की प्रक्रिया में जो यदि आप हड्डियों को भी देखेंगे, तो जो कमर की जो हड्डियां हैं उनमें भी कुछ अंतर होता है। इसी आधार पर जो पुराने डेड बॉडी को देखकर भी बताया जा सकता है, बताते हैं आजकल कि ये पुरुष का बॉडी है या माता महिला का बॉडी है। ये अभी हो गया है। वैसे भी हम यदि देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो चमड़ी में भी थोड़ा अंतर होता है ना। आप सबको पता होता होगा इतना सब चीज तो, है ना। डील डॉल में भी थोड़ा अंतर होता है। तो ये प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा शरीर में अंतर होता है ना। तो हड्डी के आकार में भी अंतर दिख जाता है, मांसपेशियों के प्रकार में भी थोड़ा अंतर होता है। तो ये पूरा पूरा शरीर का अंतर तो है। तो एक बहुत मोटी मोटी संरचना इस आधार पर देखते हैं। प्रजनन एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है, और ये जब आदि मानव है तब से है। जीवावस्था में भी देखिए, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अधिकांश जो है ठीक होता है। कभी कभी कोई व्यतिरेक होता है, और वो व्यतिरेक कम ही है। मुझे लगता है कि मनुष्य में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता होने के कारण मनुष्य पूरी तरह वंशानुसंगी विधि से या प्राकृतिक विधि से नहीं जी पाता है। मनुष्य को अपना सही आहार, सही विहार, सही व्यवहार और जीने के कला को पहचानने की आवश्यकता होती है। उसके लिए शोध, अध्ययन और पुराने लोगों के द्वारा किए गए जो फल हैं उसका अनुकरण, अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी उस प्रक्रिया में होगा। यदि मैं आयुर्वेद की भाषा में बोलूं तो इसको जो प्रजनन के लायक जब स्थिति होती है, जिसको पीरियड कहते हैं, तो उसको इसमें पुष्प कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे में फूल आते हैं, तो यही ये फूल है। और कभी ये बंद हो जाता है तो बोलते हैं कि पुष्प क्षय हो गया, है ना। ये कहा गया है। तो उसी प्रकार से माना ही गया है, जो प्राणावस्था में प्रक्रिया है वो जीवावस्था में और वही चीज मानव ज्ञानावस्था के शरीर में आ गया है। अब ये जब प्रक्रिया शुरू होती है तो एक प्रकार से शरीर के रसों में या हार्मोन में परिवर्तन हो जाता है, और तभी ये प्रक्रिया होती है। और जब होती है तो इसमें जो डिंब, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, जिसका निषेचन नहीं हुआ, शुक्र कीट के साथ जिसका मिलन नहीं हुआ, वो फिर शरीर से बाहर आता है, और बाहर आने के लिए कुछ रक्त भी साथ में आता है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और ये हर महीने में होता है ना। तो डिंब ग्रंथियां होती है, डिंब कोश होते हैं, जिसको ओवरी कहते हैं। दो होते हैं सामान्यतः, एक महीने में एक से आता है, दूसरे महीने में दूसरे से आता है। दोनों गर्भाशय में, दोनों से ही गर्भाशय में आते हैं, और गर्भाशय के द्वारा फिर वो बाहर निकल आता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, आप सभी को ये जानकारी होगी। तो जैसे ही हार्मोन परिवर्तन होता है, तो लोगों ने इसको पहचानने के लिए कुछ उपाय किए थे। उन उपायों के बारे में बात करूंगा। मैं पूज्य बाबा जी के साथ रहा हूं, मैंने उनसे कुछ पूछा है, और भी मैंने कुछ वैद्यों से बात किया है। तो मैंने एक तो देखा है कि अलग अलग जगह एक प्रकार से स्वच्छता को ध्यान में रखा गया है। परिवार में जो देवताओं का जो पूजा पाठ होता है, उसके आधार पर कुछ रीति रिवाज है। हर ये अलग अलग जगह भिन्न भिन्न है। और इसके साथ साथ एक प्रकार का खान पान में भी अंतर है, और ये खान पान भी अलग अलग जगह मैंने देखा अलग अलग प्रकार से है ना। आराम करना, ये भी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से है। और इस पर मुझे बहुत एक जैसा ओपिनियन नहीं मिला, है ना। स्वच्छता के बारे में एक जैसा ओपिनियन मिलता है ना। 3 दिन तक इसको परंपरा की विधि में नहीं नहाया जाता है, और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है ना। उस समय थोड़ी सी ज्यादा छुआछूत को भी कई जगह मानते हैं, या अधिकांश जगह मानते हैं, या सभी जगह मानते थे। और
उस समय जो पूजा पाठ, किचन, इनसे दूरी बनाए कर रखते थे। ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने में भी एक प्रकार से दूरी रखते थे। लेकिन बाहर के काम करने में सामान्य रूप से मनाही नहीं थी। बाहर के काम करते थे, पहले से भी लोग करते थे। तो एक सामान्य चीज है, कई जगह ये माना जाता है कि उस समय खटाइयाँ नहीं खानी चाहिए, खासकर उस पीरियड में। और कई जगह दूध दही जैसे चीजों का भी उस समय परहेज किया जाता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिली है। तो अब हम दो प्रकार से बात कर सकते हैं कि एक तो जीवन शैली में क्या चीजें लाया जाए, और जीवन शैली का मतलब विहार में उठना बैठना, कार्य करना या नहीं करना, घूमना फिरना, ये। और खान पान में क्या किया जा सकता है। तो विहार में एक तो आता है कि उस समय स्नान नहीं किया जाता। शरीर को स्नान करना माने शरीर को ठंडा करना, कम से कम सिर धोने के लिए मनाही होती है। और 3 दिन के बाद ही, चौथे दिन ही उसको सिर को धोने की एक परंपरा है। और मेरे हिसाब से मैंने जहां भी पता किया है, सब जगह यही परंपरा है ना। एक तो ये है, खटाई के लिए सभी जगह मना किया जाता है। कुछ इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से ही कई जगह से कुछ गर्म चीजों का सेवन करने के लिए बोला जाता है। ये गर्म चीजों के सेवन में सबसे जो कॉमन मैंने पाया है, वो अजवाइन को पाया है। अजवाइन को भून लिया जाता है, भून लेने के हल्का सेका जाता है माने, और उसको खाया जाता है। कई जगह उसको नमक के साथ लिया जाता है, कई जगह इसको गुड़ के साथ लिया जाता है, कई जगह घी भी लिया जाता है, कई जगह घी और गुड़ भी मिलाया जाता है अजवाइन के साथ। और इसको ये जो 5 दिन तक लेने की प्रक्रिया है, और इससे सामान्यतः चीजें ठीक होती है। ये बहुत ही कॉमन विधि है। दूसरा है, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। जी भैया, आवाज आ जी, रही। जी, जी, है ना। तो एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है। एक चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि इस बीच अ, या और कहूं कि पहले भी, कि शरीर में मोटाई नहीं बढ़नी चाहिए, एक। दूसरा, चूंकि ये अपान वायु से संबंधित चीजें हैं। अपान वायु मतलब शरीर में जो 5 प्राण होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। उसमें से एक प्राण है जिसको अपान वायु कहते हैं, जो शरीर से चीजों को बाहर निकालता है। मल मूत्र को बाहर निकालता है, कफ को बाहर निकालता है। तो बाहर निकालने वाली जो वेग है, गति है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को लिया जाता है। भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का एक संबंध है। साफ होने में तकलीफ होती है, उस समय इसमें भी तकलीफ होती है। तो पेट को साफ रखना एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया इसमें है। एक तो ये। दूसरा, कोई गर्म चीज का सेवन, जैसे मैंने बताया कि अजवाइन का इसमें सेवन करना, ये बात को ठीक करता है, पेट को ठीक करता है। अजवाइन तो लूज मोशन में भी काम करता है बढ़िया, और कब्ज हो जाए तो भी ठीक करता है। तो अजवाइन के साथ एक और बहुत ही अच्छी चीज है कि ये इसको ठीक करता है, वात को ठीक करता है। तो पेट साफ होना एक अनिवार्य भाग है, और ये भाग है। विहार के रूप में इसमें कहूंगा कि जो हमारा पेट है, वो पेट के अंदर, कि पेट के जो निचले भाग हैं, वहां पर मलाशय, मूत्राशय और गर्भाशय, ये तीनों होते हैं महिलाओं में। पुरुषों में केवल दो ही होता है, गर्भाशय नहीं होता है। और उसके ऊपरी जो भाग है ना,
ये सब होते हैं उसके ऊपर वाले। तो यहाँ पर जो सामान्य कार्यक्रमों में इस जगह पर रक्त संचार यदि अच्छा हो जाए तो वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। किसी भी जगह को ठीक करने के लिए, किसी भी दोषों को ठीक करने का जो सबसे सरल और सामान्य विधि है वो है कि वहां पर रक्त अधिक मात्रा में विकारों को, दोषों को वहां से बाहर ले जाएगा और रक्त के द्वारा वहां पोषण होगा। तो यदि ये जगह मुड़ता है, हमारा पेट मुड़ता है, पेट को मोड़ने वाला कोई हम व्यायाम करें, है ना, या बैठकर व्यायाम नहीं कर सकते तो बैठकर जो झाड़ू लगाते हैं या बैठकर जो पोछा लगाते हैं वो अपने वह भैया आपकी आवाज चली गई। तो ये भी हेलो, हेलो, हाँ भैया, अभी हाँ आवाज। भैया। हम्म, हेलो। हाँ भैया, बीच में अभी आवाज। ठीक आई? जी, अभी आ रही है, बीच में कट हो गई थी आपकी आवाज। हाँ, एक फोन आ रहा है बार बार, उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा। एक फोन आ जा रहा है मुझे बार जी भैया। बार, तो उसको काट रहा हूँ तो उनको अभी बोल नहीं पा रहा हूँ जी। हाँ। तो ये एक चीज है। तो वहां पर रक्त संचार अच्छा हो तो ऐसा कोई व्यायाम होना चाहिए। तो एक अग्निसार क्रिया होती है, थोड़ा सा झुक जाते हैं, पानी पी के कर लेते हैं इसको। खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ घुटने में रख के झुकते हैं सामने और पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं। वो जितना अंदर बने फिर धीरे से बाहर की तरफ छोड़ते हैं। ऐसा 10 20 से 50 बार तक करते हैं। कुछ दिन करने के बाद यहाँ अभ्यास हो जाता है। इस प्रक्रिया में पेट साफ होने वाला जो चीज है वो भी ठीक होता है, आंतों का काम बहुत ही अच्छा होता है और उसकी जो सहायक और आजू बाजू की जो चीजें हैं वहां भी रक्त संचार अच्छा होता है। मंडूकासन या पश्चिमोत्तानासन ये बहुत अच्छा एक व्यायाम है जो उस जगह के रक्त संचार को बढ़ाता है। तो ये एक बात देखा गया है। एक प्रयोग जो पूज्य बाबा जी बार बार बोलते थे और हम लोग उसको घर में करते भी हैं, लौंग का काढ़ा देते हैं। लौंग जो आप जानते हैं कि गरम मसाला आता है, लौंग इलायची, तो 5 से लेकर 11 तक लौंग लेते हैं। छोटी आयु की जो लड़कियां होती है, 11 12 साल में भी जो हो जाता है, तो 5 लौंग का काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बनाने के लिए उसको 12 घंटा पहले भिगाते हैं। लौंग के ऊपर वाला जो फूल है उसको निकाल देते हैं। एक जो फूला फूला वाला भाग होता है, लौंग एक्चुअली कली है वो, तो उस कली का जो फूला वाला भाग है उसको निकाल देते हैं और लौंग को पानी में भिगाते हैं, आधा कप पानी में, और उसको स्टील की डब्बी में रख के ढक देते हैं। और सुबह उस डब्बी को पकाते हैं, धीरे धीरे पकाते हैं 12 घंटे बाद, और ताकि उसको धीरे धीरे अच्छे से उबल के लौंग का पूरा जो रस है और उसका तेल है वो भी पानी में आ जाए। और उसके बाद उसको छान कर रात को सोते समय गुनगुना पीते हैं। यह 3 से 5 दिन पीने का एक प्रक्रिया है। इससे बहुत सारे रोग ठीक हो गए हैं। और जो ये पीरियड जो है इरेगुलर होता है, ज्यादा रक्त आता है, कम आता है, दर्द होता है ना, ये सामान्य हो जाता है। और ये बहुत बार आजमाया हुआ प्रयोग है। तो ये करते हैं हम। और जिनको ज्यादा तकलीफ होती है उनको रोज लेने के लिए भी कहा जाता है। और ये 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी लोगों ने लिया है और उसके बाद भी लोगों को ठीक हुआ। तो एक बहुत सामान्य उपाय ये, जो बाबा जी के घर में, बाबा जी के परंपरा में, बाबा जी जो देख के आए हैं वहां पर होता रहा है और उसका हम प्रयोग करते रहे हैं। तो इसमें मैंने भी बहुत रिजल्ट देखा हुआ है, अच्छा इसका है। ठीक है जी। तो और कॉमन दवाइयों में यदि बात करूं तो एक कुमारी ऐसा होता है, ग्वार पाठा या एलोवेरा या घृत कुमारी कहते हैं उसको, उसके साथ मिलकर और कुछ चीज़ें मिला के बनाते हैं। तो ग्वार पाठे का भी जो काम है कि जो पेट के जो निचले हिस्से हैं वहाँ रक्त संचार को बढ़ाता है। तो ये मलाशय, मूत्राशय और गर्भाशय तीनों जगह वो अच्छा काम करता है।
तो उसका एक आसव या अरिष्ट नाम से मिलते हैं, सब कंपनियां बनाती हैं। या घर में भी आप 25 ग्राम एलोवेरा को भैया आपकी आवाज फिर से बंद हो गई। दिन में एक बार एलोवेरा। और वैसे ही जो वातनाशक चीजों में एक दशमूल होता है, दशमूला महारासनादिक वात, ये भी वात के जो विकारों को सामान्य बना, तो इन दोनों दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है वात को सामान्य बनाने में। और वात उसमें अनुलोम होता है, वात सही दिशा में जाता है और ये ठीक होते हैं। जी तो दो तीन भैया, आप प्रयोग हैं। एलोवेरा की बात कर रहे थे, वो एक्चुअली अधूरी रह गई। आपकी आवाज कट गई थी इसलिए। जी जी हाँ, तो 25 ग्राम एलोवेरा का गुदा ले लेते हैं और इसको गुड़ के साथ या शक्कर के साथ या ऐसे ही उसको खाया जाता है। सुबह खाली पेट में लेना और शाम को खाली पेट में लेना। 2 बार अधिक से अधिक लिया जाए, 25-25 ग्राम, या एक बार भी ले सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग किया गया है और करके देखा है, इसके भी अच्छे परिणाम आते हैं। ये दवाई है। और सामान्य रूप से जो ऐसा लगता है कि जो लाइफ स्टाइल संबंधी चीजें हैं, कि ज्यादा समय बैठे रहना है ना, ज्यादा लेटे रहना, जो एक प्रकार से जो आलस्य वाले जो चीज हैं, वो जो है कफ दोष को बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर वात बिगड़ जाता है। तो जो एक बार बार का जो एक अभ्यास है दिनचर्या का, है कि समय पे उठ जाना, पेट साफ हो जाना और थोड़ा सा व्यायाम करना, शरीर थके एक बार पसीना आए, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया करना, ये अनिवार्य चीज मुझे लगती है। दूसरा, इसके साथ और जो आगे है परंपराओं में भी मैंने देखा हुआ है कि जो वजन बढ़ जाना, पेट नाभि से लेकर घुटने तक के बीच का जो जगह है, वो वहां भारीपन आ जाता है, चर्बी जमा हो जाती है। तो ये भी अपने आप में हमको थकाता भी अधिक है। और सबसे पहले चर्बी या मोटापा इसी जगह पे आता है। तो झुकने वाले जो व्यायाम है, आसन है या कार्यक्रम है, वो भी इसमें काम करते हैं। अभी जैसे एक चीज और देखते हैं कि आजकल जो खाना बनाने की जो विधि है वो खड़े खड़े ही है, तो पेट बिल्कुल नहीं मुड़ता है। कुर्सी में बैठने की विधि है, टेबल में बैठ के खाने की विधि है ना, तो हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं मुड़ता। ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं है जो आजकल जो मॉडर्न लाइफ है जिसमें हमारा पेट मुड़े, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। तो अ, यदि पुराने से तुलना करेंगे तो जमीन में बैठ के ही वो खाना पकाते थे। और यदि आजू बाजू कहीं जाना होता था 1-2 कदम, तो वो उठ के फिर वहां तक जाके नहीं करते थे, वहीं से 1-2 कदम चल लेते थे। तो वो भी एक प्रक्रिया है जिसके कारण बार बार उठना और ये भी होता था और वो काम होता था। तो जो सबसे अधिक मेरा जोर होगा कि ये पेट अंदर तरफ मुड़े, इसके लिए काम करना चाहिए, कोई ना कोई व्यायाम करना चाहिए या ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे श्रम में जुड़ जाना चाहिए जो ये हो। मूड स्विंग जो कह रहे हैं वो इसी से संबंधित है। जो सामान्य जो प्रक्रिया है इसमें बहुत अधिक पीड़ा या दर्द या इरेगुलरिटी नहीं होती है। इसके होने का जो सीधा सुधार है, लोग इसी जगह काम करते हैं। मैंने परंपरागत वैद्यों को भी देखा है और कि वो वात अनुलोमन के लिए काम करते हैं। तो पेट साफ करने की प्रक्रिया करते हैं, कैस्टर ऑयल का भी प्रयोग करते हैं और इनसे पहले पेट को ठीक करते हैं, वात ठीक होता है, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती है ना। और ये ठीक नहीं होने से फिर मूड स्विंग और ये सब चीजें होती है। तो और सेम चीजें जो मेनोपोज वाला जो समय है, उसको भी इसी प्रकार से ही देखते हैं कि इस समय तक जो ज्यादातर आज जो केसेस देख रहे हैं कि लोगों की मोटाई बढ़ जाती है, महिलाओं की। तो एक कारण वो होता है। और ज्यादा जो मोटे होते हैं उनको ही ये समस्या अधिक होती है। और जिनके साथ जो कब्ज बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उन लोगों के साथ ये समस्या ज्यादा होती है।
और फिर थोड़ा सा जो स्ट्रेसफुल फुल जीवन जी रहे हैं, कार्यक्रम में लग गए हैं, उनके साथ होता है। तो भैया फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मुझे ये ज्यादा लगता है कि भैया आपकी आवाज कट हो बड़ी रही है। आयु में बीपी होता ही है। हाँ, तो जैसे बड़ी होता ही है मान लिया गया है, बड़ी आयु में बीपी होता ही है ये मान लिया गया है ना, होता नहीं है ना। लोग लंबी लंबी आयु जी लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो इतने सारे सामान्य उपाय हैं मात्र। बाकी तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत थ्योरी है, बहुत कार्यक्रम है। 2-3 उपाय से हम लोग इन चीजों को करते हैं और इसमें बहुत अधिक सफलता है। इससे बड़ा कुछ होने से फिर ये दूसरे प्रकार की दवाइयां हैं और उनका फिर प्रयोग होता है। तो उसकी तो ज्यादा ज्यादा चर्चा करना यहाँ ठीक नहीं होगा। तो मेरी ओर से मेरा वक्तव्य पूरा होता है। इस पर कोई कमी है और कुछ यदि आप जानना चाहें तो बताइए, उस पर मैं कुछ प्रयास करूंगा। हाँ भैया, अनन्या दीदी कुछ पूछना चाहते हैं। अनन्या दीदी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रणाम भैया। भैया आप बताए थे ना लौंग के बारे में, तो वो लौंग जो 5 लेने हैं उसमें पानी कितना डालना है? भैया तक आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। हेलो। हेलो। अब फिर से पूछिए हाँ अनन्या दीदी। ओके। हाँ। प्रणाम भैया। आप लौंग के यूज के बारे में बताए थे ना, तो कितने पानी में लगभग उसे डुबो के रखना है? भैया आपका म्यूट है। भैया आपका माइक म्यूट, जी हाँ हो गया। ठीक है ना। तो आधा कप पानी लेते हैं, आधा कप मतलब है 50-60 ml होगा, है ना। तो 100 ml भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, 150 ml हो जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं है ना। उसका रस अच्छे से निकले तो 5 लौंग है तो आधा कप 100 ml तक आप पानी लीजिए। उसको चूंकि ढक्कन बंद करके अपन पकाते हैं तो बहुत कम गैस वगैरह बाहर निकलती है, वाष्प कम बाहर निकलती है, तो उसमें काम हो जाता है। 12 घंटे उसको फुला के तो रख, मतलब पहले डालना है, यूज करने से पहले उसे 12 घंटे तक पानी में रखना है। हाँ हाँ, ओके। स्टील का डब्बे का प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील। उस पर रख के आधा खाली हो आधा भरा हो उतना पानी लेते हैं, थोड़ा बड़ा, और ढक्कन लगा के ही उसको धीरे कम आंच में पकाते हैं धीरे धीरे, ताकि उसका जो ये उड़ ना जाए तेल। मतलब डब्बा जरूरी है? मतलब जैसे स्टील का पतीला होता है उसमें ढक्कन लगा दिया, प्लेट ढक दिया स्टील का, तो वो चलेगा? चलेगा, ढक्कन लगा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ा बड़ा डब्बा लेकर। नहीं तो उसका जो लौंग का तेल है वो उड़ जाता है, पूरी खुशबू उसकी पूरी बाहर निकल चली जाती है। हाँ ठीक। जी। और किसी को भी यहाँ बीच में प्रश्न पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं। हेलो। जी। नमस्ते भैया। भैया आपने जो वो बात को ठीक करने की बात की, तो उसमें आप एलोवेरा के बाद जो 10 मूला के बाद बारे में कुछ बता रहे थे, तो बीच में से आवाज बाजार नहीं में आई थी। और बाजार में 2 दवाइयां मिलती है, 10 मूला रिस्ट और ओके। महारासनादिक्वाथ। महारासना। रासनादि, महारासना आदि, उनको मिला के जब बोलते हैं तो महारासनादि। ओके। 10 मूला रिष्ट
और महारासनादिक वात। ओके। और भैया महारासनादिक काढ़ा भी कहीं कहीं नाम से देते हैं। ओके जी भैया, और भैया उसके लिए कोई मतलब हम लाइफस्टाइल में या घरेलू कोई उपाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये बात को हम रेगुलेट कर पाए उसके लिए? भाई देखिए, वात रेगुलेट होना माने जैसे अपान वायु है, नीचे तरफ जो चीजों की गति होना है वो नहीं हो रही है, उसके कारण मन रुक गया, सारी चीजें रुक गई। तो ये सब साफ होने के लिए ऐसी चीजों को लिया जाता है, जैसे अंडी का तेल लिया जाता है, कैस्टर ऑयल है ना, वो भी ओके। काम करता है। ग्वार पाठा का गूदा मैंने बोला, कुमारी आसव, दशमूला रिष्ट, महारासनादिक वात, ये कॉमन दवाइयां हैं जिनको लोग प्रयोग करते हैं और उसके कोई खराब और साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लेते हैं तो इससे ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है और इसके साथ ये वाले जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाते हैं। जी भैया। भैया एक और प्रश्न था कि जैसे कई बार सुना है कि ड्यूरिंग पीरियड्स या मतलब जो 3-4 दिन की जो मतलब महीने में आते हैं, तो उसके दौरान ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ऐसा सुना है। तो वो सही है या मतलब मैंने उस तो उल्टा दौरान सुना है शरीर? कि जो करते हैं वो ज्यादा हाँ स्वस्थ रहते हैं इस मामले में। मैंने हाँ, जो वही सुना या वही देखा मतलब हुआ। दोनों सुना है, तो कौन सा सही है वो वाला? देखिए, आजकल जो हम जैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, चाहे गांव में भी हो, पहले की तुलना में तो श्रम 10% हो गया जी। है ना। अब कोई कुएं से पानी भरने आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं जाता है, सबके घर में अब पानी हो गया है। तो श्रम वैसे ही 10% हो गया है, तो आजकल तो मुझे लगता है कि जो श्रम है उसको करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रम करना बल्कि ठीक। ओके जी जी भैया, थैंक यू। हाँ, ख्याति दीदी आप भैया कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, ओके, आप बोलिए अनन्या। वेट को बढ़ाना चाहती हूँ, तो फिर क्या खान पान में ठीक करना चाहिए, या फिर वेट खान पान को में क्या ठीक करनी है? वेट को नहीं बढ़ाइए, तो मेरा तो सुझाव ये है। ठीक है। दूसरा, एक बहुत अच्छा उपाय होता है, तिल का तेल रात को सोते समय 2 से 3 चम्मच 15 ml के आसपास, 10 से 15 ml लेकर गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये क्या बहुत। मेरा तिल का तेल, तिल्ली होता है ना, हम्म, सिस में कहते हैं अंग्रेजी में। तो तिल का हाँ, तेल जिसके लड्डू वगैरह भी बनते हैं, गजक भी बनता है, रेवड़ी तिल बनती है वो। तिल का वो लड्डू बनता है, बना हाँ है। हाँ, तो तिल का तेल लेना चाहिए, तेल केवल। अच्छा। सोते समय 2 चम्मच तेल, ऊपर से गर्म पानी पीना चाहिए। ये कुछ दिन लेने से जो लोग पतले होते हैं वो लोग मोटे हो जाते हैं, जो लोग मोटे हैं वो पतले हो जाते हैं, और पेट भी साफ होता है। तो तिल का दोनों इफेक्ट माना गया है और इसको देखा भी गया है कि तिल अच्छा काम करता है। मुझे मुझे एक सवाल है। लगातार कफ बन रहा है, और मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। हाँ, लगातार कफ बन रहा है और जो पंजरे की सबसे नीचे वाली हड्डी होती है उसमें दर्द है। तो कहाँ पे पहले से लीव? मतलब ये मम्मी मम्मी को मेरी प्रॉब्लम है, और पहले ये राइट साइड की हड्डी में दर्द है, कहाँ फ्रंट की वाला। हड्डी? नहीं समझ पाया, हड्डी? रिब रिब जो सबसे लास्ट रिब है ना, हाँ। फ्रंट साइड में, राइट साइड में। अच्छा, हाँ, तो रिब में वो दर्द होता है कि रिब के नीचे दर्द होता है? नीचे साइड ही दर्द है। हाँ, नीचे की साइड ही दर्द है, रिब के नीचे ही दर्द है। बट मम्मी को ऐसा लगता है खांसी है तो भग 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 दर्द जो नहीं होता है, एक पॉइंटेड दर्द, वैसा। कब से है ये? ये इधर ही 1 मंथ होने वाला है। वो मम्मी वहाँ गंगा जी स्नान कर ली थी उस टाइम से, अब देखिए, इधर बढ़े।
आप जो जगह बता रही हैं वो वहाँ लीवर होता है ना। लीवर में तो दर्द नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि कुछ मस्कुलर पेन हो गया हो, मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ गया हो, तभी हुआ। ओके ओके, तो मतलब हमें वो चेकअप के लिए तो जाना चाहिए लीवर का बेसिकली, अगर उधर दर्द है तो, या फिर। और ये खा मतलब कफ तो बंद ही नहीं होता है मम्मी का बनना, मतलब कंटिन्यूअस, मतलब पूरे ठंड बनते ही रहता है, पूरे ठंड। आई ट्राइड वो सब आदि हल्दी हलवा, जो भी गरम गरम चीजें होती है वो सब का हलवा ट्राई किया है, बट इनका तो कफ नहीं ठीक होता है, कंटिन्यूअस बनता है एंड वो वीक हो जाती है पूरा ही। तो क्या करें इसके लिए? कफ कैसे रुकेगा? आवाज नहीं आ रही बहन आपकी। अच्छा, मैंने ये बोला कि मम्मी का कंटिन्यूअसली कोई और कफ रिक्वेस्ट? बनता है। हाँ, खांसी होती है और कफ बनती है, वो कंटिन्यूअस रहता है, पूरे ठंड रहता है। मेरा आवाज जा रहा है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, बढ़िया आवाज सुनाई दे रहा है। जिनकी देखिए, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। हाँ, सौंठ, ओके। गुड़, मधु और घी, इन चारों को अच्छे से मिला के कोई कांच की शीशी में भर दीजिए और उसको 40 दिन तक किसी जगह पे बंद करके, जैसे अनाज के अंदर दबा के रख दीजिए। और 40 दिन के बाद इसको निकाल के फिर उसको 5-5 ग्राम के करीब दिन में 2 बार लिया जाए। ये प्रक्रिया करके देखा जाए कुछ दिन तक, कैसा आपको लगता है, देखिए। तो भैया मध्य और घी ये बस मिलाना है, मिला के रख देना है। हाँ हाँ, ये चारों एक साथ। ओके। 40 दिन के बाद से सेवन शुरू करना है ना? हाँ, 40 दिन के बाद सेवन करना है। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ अनन्या दीदी, आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम हमारे जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। भैया क्या मैं भी कुछ प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ जो, लेकिन मेरी नहीं है, मेरी माँ की है। जी बताइए। भैया कुछ अजीब से घाव हो गए हैं पूरे स्किन पे और वो फैलते जा रहे हैं, मतलब और बहुत ज्यादा पूरे बॉडी में फैल गया है वो, जिससे कि दर्द होता है। मतलब उस घाव को यदि टच करो तो दर्द होता है। नॉर्मली हाथ पकड़ने से दर्द होता है, पैरों में भी जहाँ जहाँ वो घाव है फैल गया है वो दर्द देता है। थोड़ा मुश्किल है इतने में पता करना, है ना। कभी मतलब उनकी मेरी बात करा दीजिए तो शायद मैं कुछ बता पाऊँ, है ना। कुछ और जानना भी चाहूँगा। ठीक है भैया। जी। फाल्गुनी दीदी, अब जो हमारा दूसरा जो पार्ट था उसके जो प्रश्न थे वो आप रख दीजिए। ठीक है दीदी। भैया दूसरे पार्ट में ऐसा था कि ग्रुप में बहुत सारी माताएं हैं, तो और सबके ना अलग अलग एज के बच्चे हैं। तो हमने एक ऐसा जनरल एक बनाया कि एकदम छोटे से बच्चे से लेके 15-16 साल तक का जो बच्चा है, उसमें हम उनको क्या खिलाए, और उनको अगर और बचपन से ही कुछ, जैसे पिछली बार बाल गुट्टी की बात हुई थी, तो ऐसे कुछ औषधियां है, या हम उनको क्या दे ताकि बच्चे जो है वो स्वस्थ रहे। जी, एक जन्म घूंटी नाम की चीज है। थोड़ा बहुत वेरिएशन है इसके, कई प्रकार से कई जगह बनते हैं। उसमें हर्रा मिलाते हैं, आंवला मिलाते हैं, है ना। और जायफल घिसते हैं, बादाम घिसते हैं, ऐसा कुछ चीजों को मिलाकर देने की एक परंपरा भारत में है, लोग उसको देते हैं। और मैंने उसको बहुत ही प्रभावशाली पाया है। एक बाबा जी के यहाँ भी बनता है, उसको मैंने अपनी बेटी पर प्रयोग किया है, लगभग 10 वर्ष तक मैंने उनको दिया है।
तो सामान्य नियम है कि जो वो घूंटी लेते हैं और बादाम। भैया आपकी आवाज फिर से चली गई है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया आपको फिर से बोलना पड़ेगा क्योंकि आपकी को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। रात को भिगा देते हैं। हेलो। हाँ भैया, आपकी आवाज ही नहीं आ जी रही हाँ। थी, तो आपको फिर तो से बोलना पड़ेगा। जी। जी हाँ, बादाम को रात में सुबह उसका छिलका और अंकुर निकाल लेते हैं, चीज में घिसते जाए और वो देते हैं। उसकी खुराक बहुत थोड़ा थोड़ा सामान्य रूप से इसको देना शुरू करते हैं। 21 दिन से देना शुरू करते हैं, एक बार घिस के देते हैं और उसके बाद फिर उसके साथ हर्रा को घिसते हैं और जायफल को एक बार घिसते हैं। और ऐसा धीरे धीरे प्रति सप्ताह उसको एक बार से दो बार से 3 बार ऐसे करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। तो बादाम 6 महीने में आधा तक जाना ठीक है। 6 महीने से 1 वर्ष तक एक बादाम, 1 से 1.5 वर्ष तक 1.5 बादाम, 1.5 से 2 तक 2 बादाम, इस ढंग से 5 बादाम तक जाना है। और इसके साथ घूंटी देते हैं। घूंटी का कि में हर्रा, बहड़ा, आंवला, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, लौंग, दोनों इलायची, जायफल, जावित्री, दालचीनी, तुलसी, ये चीजें हैं। बंसलोचन, ब्राह्मी, इसके थोड़े अलग अलग अनुपात हैं, सब एक अनुपात में नहीं है, इनको दिया जाता है। और एक अमरकंटक में बाबा जी बनवाए थे तो उसको हम देते थे, बनवाते ही थे, देते ही थे, और उसका मैंने बहुत अच्छा परिणाम देखा है। जिन बच्चों को बार बार बुखार आता है वो ठीक हो जाता है। फिर भी इतना चिंता, मान लीजिए ये सारी चीजें नहीं बनती है तो एक सर्व ज्वर हर चूर्ण का एक फॉर्मूला आप सबको पता है, उसको आप दे सकते हैं, है ना, जिसमें सौंठ, पीपल, काली मिर्च 20-20 ग्राम है, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, दालचीनी और सूखी हुई तुलसी का पत्ता, ये 10-10 ग्राम। तो ये 70 ग्राम और 20-20 60 ग्राम, 130 ग्राम होता है। ये सर्वज्वर चूर्ण, जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो उसको अधिक से अधिक आप 1/4 ग्राम दीजिए एक बार में। और ठंडी का दिन हो तो, और उसको 2 बार दे सकते हैं, और बाकी समय में उसकी मात्रा और आधी कर दीजिए। इसको मधु के साथ चटाया जाए, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, और देते देते हमको समझ में आ जाता है, और वो पूरे शरीर में एक प्रकार का रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। त्रिफला एक ऐसी चीज है जिसको दे सकते हैं, और त्रिफला को मधु में मिला के भी ले सकते हैं, गुड़ में मिला के भी ले सकते हैं। त्रिफला खाने के भी अलग अलग ऋतुओं में कभी सेंधा नमक मिला के, कभी घी मिला के भी लेने का विधान है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो त्रिफला भी एक ऐसी चीज है जो सारे रोगों को दूर करता है, और इसको लगातार या कई सालों तक खाया जा सकता है। इसको रसायन कहते हैं। तो रसायन वो है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, और इसको लंबे समय तक लेने पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो त्रिफला एक रसायन है। आंवला, कुछ नहीं मिलता है तो आंवला एक रसायन है। आंवला को तो धात्री बोला गया है, धात्री माने माँ, है ना, कभी भी आप दे सकते हैं। तो आंवले का चूर्ण छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, एकदम छोटे, और एकदम आखिरी तक दे सकते हैं। तो आंवले का चूर्ण है, त्रिफले का चूर्ण है, और सौंठ, पीपल, काली मिर्च मिला के एक त्रिकटु चूर्ण कहते हैं। तो छोटे बच्चों को ज्यादातर कफ का रोग होता है, तो उनको पानी से, ठंडी से बचाना होता है, और त्रिकटु चूर्ण को देना होता है। इससे अधिक आप देना चाहेंगे तो सर्वज्वर चूर्ण पूरा दे सकते हैं। तो ये 2 उपाय है, और साथ में बादाम।
गुड़ बहुत अच्छी चीज है। गुड़, छोटे बच्चों के लिए दूध एक बहुत अच्छी चीज है, गाय का दूध। दूध में यदि कोई कमी है तो उसमें आयरन नहीं होता है ना। और यदि गुड़ दिया जाए बाद में तो गुड़ में बहुत आयरन होता है। तो गुड़ खाने से और दूध पीने से बच्चों का ये सारा पोषण आराम से पूरा हो सकता है। और बादाम, और यदि छोटी आयु में देते हैं तो उसका कंजम्पशन भी, मात्रा भी बहुत कम रहता है और असर जो है बहुत अधिक रहता है। जैसे जैसे आयु बड़ी होती है उसका असर भी थोड़ा कम होता है। शुरू में बहुत अच्छा असर करेगा और वो पूरी जिंदगी भर के लिए आपको प्रभाव देके जाएगा। तो इन 3 चीजों को देखा हम लोगों ने प्रयोग करके, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। पर आज दिए आज फल कई बार नहीं होता है, हमको थोड़ा धैर्य रख के इसको देना होता है। और 1 महीने में तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। 3 4 6 महीना जो दे दिया, मुझे लगता है कि फिर उन बच्चों के कोई रोग नहीं होते, बुखार ही नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे बच्चों पर ट्राई किया। जो मौसम बदलने से बुखार होता है और सामान्य रस रह तो लोगों को वर्ष में 1 बार बुखार आता है ना, बरसात के समय खासकर, वो बुखार आता ही नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है। तो इसका प्रभाव, मतलब इनको हम रोज मसालों में प्रयोग करते हैं, घर में देखते हैं, इसलिए हम इसका अवमूल्यन कर रहे हैं, है ना। सामान्यतः एक ऐसा हो गया है। ये बहुत ही गुणकारी चीज। नेहा दीदी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। नेहा दीदी, आपका हैंड रेज है, अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो। शायद गलती से हुआ लगता है। और कोई यहाँ बीच में कुछ पूछना चाहता है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। हाँ, अर्चना दीदी, आप पूछ सकते हैं। मेरा बेटा 14 साल का है। हाइट बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव चाहिए था। देखिए, हाइट तो एक तो वंशानुषंगी विधि है ना, मेरा जो उसमें अभी समझ है। फिर भी 2 चीजों को बहुत अच्छा माना गया है। एक तो दूध है, दूसरा एक चंदसूर नाम की एक वनस्पति होती है, एक मसाला होता है। चंदसूर कहते हैं, चंद्रसूर कहते हैं, कई जगह हालिम कहते हैं, हार्लो कहते हैं, गार्डन क्रेस भी कहते हैं। लाल लाल छोटा छोटा बीजा होता है, लसलसा होता है, जैसा अलसी होता है, पानी लगने पर लसलसा हो जाता है। इसका स्वाद सरसों जैसा होता है। आप उसको कभी चेक करिए, सबसे अधिक हीमोग्लोबिन, आयरन इसी में होता है। तो इसको भी दूध के साथ लेने से ऊंचाई बढ़ती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसको मैं पढ़ा हूँ, परंतु मैंने अभी तक ऐसा कोई चीज देखा नहीं। क्योंकि देखिए, लोग ना एक आयु में प्रयास करते हैं बढ़ने का, उसके लिए कुछ उपाय भी करते हैं, और उस आयु में लंबाई बढ़ती भी है। तो ये तो मैं दावे से नहीं कह पाऊंगा कि इस वनस्पति से बढ़ा या उसका प्राकृतिक विधि से बढ़ा, है ना। क्योंकि कई लोगों के माता पिता छोटे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो उनसे बहुत लंबे हो जाते हैं, वो भी देखने को मिलता है ना। इससे विपरीत भी मिलता है। इन 2 चीजों को, गाय के दूध को और चंदसूर को, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। गाय के दूध और भैंस के दूध में बहुत अंतर है ना। यदि आप चरक संहिता खोल के देखेंगे, चरक माने आयुर्वेद के जो सबसे ऊपर स्थापित व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है कि नींद लाने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ वस्तु भैंस का दूध है। उनसे जब पूछा गया दुनिया में नींद लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो उन्होंने बोला कि भैंस का दूध।
तो इसीलिए जो लोग भैंस का दूध पीते हैं, सोचिए उनको कितनी नींद आती है या उसका मस्तिष्क कितना सुस्त हो जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। तो गाय का दूध और चंद्रसूर। जी धन्यवाद भैया। जी, थैंक यू। हेलो। जी हेलो। जी हाँ, आपकी मैं आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। बताइए। मेरे बेटे का आयु 11 साल है और उसको वायु का प्रमाण बहुत है। वैसे वो हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो एक जगह शांत नहीं बैठ सकता। तो डॉक्टर ने कहा वो वायु का प्रमाण ज्यादा है उसमें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? शांत नहीं बैठ सकता, पढ़ता लिखता ठीक है? हाँ, ठीक पढ़ता लिखता है, लेकिन वो बैठ नहीं पाएगा। एक एक सी शांति से नहीं बैठ पाएगा। उठेगा, बैठेगा, ऐसे ऐसे बिठाएंगे कि नहीं तुम 5 मिनट एक ही जगह बैठो तो हाथ हिलना पे। तो वो बहुत ही ज्यादा, पहले बचपन में तो बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने बोला कि उसका वायु का प्रमाण ज्यादा है, इसलिए ऐसा थोड़ा रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सामान्य चीजें बच्चे थोड़ा ज्यादा करते ही हैं। बच्चे नहीं बैठ पाते शांत, है ना? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लग नहीं रहा है कुछ। मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, डॉक्टर ने एक बात जो बताई हाँ, वो ऐसा है कि मान लीजिए गर्भधारण के पहले जो आता है, जी मासिक स्राव होता है, उस समय पे या यदि कोई जो है महिला है वो आराम नहीं करते, मतलब बहुत ऐसा काम करते रहते हैं, तो उसके कारण अगला जो गर्भ बनने वाला होता है वो उसमें वायु का प्रमाण बढ़ जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? पता नहीं, शास्त्रों में लिखा तो है इस प्रकार की बातें, अच्छा, है ना, लेकिन मेरे मतलब जानकारी या अनुभव में ये नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें कुछ भी। ओके, थैंक यू। हाँ, अर्चना दीदी, आप कुछ पूछना चाहते हो? मुझे हाय भैया। जी मुझे एक ये पूछना है कि जैसे मेरी भतीजी है, वो बचपन से कभी दूध पी नहीं, वो गाय का दूध कभी भी नहीं पी और सिर्फ मम्मी के दूध पे डिपेंडेंट रही है और अभी 1.5 years की हो गई है और वो बोल नहीं पा रही है, मतलब बोलती नहीं है वो कुछ भी, बस कभी कभी आ ऐसे करती है और रोती है बस। जबकि उनके साथ जो बच्चे हुए हैं और भी मेरे घर में ही, अब वो सारे लोग काफी क्लियरली मम्मा पापा हुआ ऐसे बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, या एक बहुत जस्ट छोटा उपाय करते हैं। हाँ मधु हाँ में काली मिर्ची मिला के जीभ हाँ के नीचे उसको लगा देते हैं। जीभ है ना, जीभ को ऊपर उठाएंगे तो नीचे एक जगह से वो जुड़ा हुआ रहता है ना, हाँ 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 हाँ। उस जगह पर लगा देते हैं। दिन ओके, में तीन मर्द तीन में बार काली मिर्च। हाँ शहद में काली मिर्च मिला दिए हाँ हाँ। और उसको जीभ के नीचे तरफ लगा दिए। तो उसमें ओके, करते क्या है, बच्चा जीभ को बार बार हिलाता अच्छा। है ना, हाँ 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 और जीभ का मूवमेंट वो मीठा लगता है और वो थोड़ा चरपरा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो जीभ का मूवमेंट उसका बढ़ने लगता है ना, अच्छा। एक प्रकार की एक्सरसाइज वो करने लगता है अपने आप, है ना। हम्म हम्म तो वो प्रक्रिया और वो हिलाने से गले के अंदर तक जो जीभ का प्रभाव होता है वो वहां तक पूरा जीभ एक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा लार निकलता है ना। हम्म। तो वो भी काम, उसके सोने से बहुत लार निकलता है क्या? सोने से लाभ नहीं निकलता अच्छा, ना? ठीक है, तब तो हाँ, कई लोग थोड़े जो देर से भी बोलते हैं, तो ये एक मतलब है, हम लोग सामान्य उपाय किए हैं, इसके रिजल्ट देखे हैं। दूसरा, अच्छा। ब्राह्मी जो दवाई है हाँ हाँ। उसका भी प्रयोग करके देखे हैं, वो भी अच्छा काम करता है। अच्छा, तो वो कितना अमाउंट में, क्योंकि बच्चा है तो ब्राह्मी। 1 साल का बच्चा है तो ब्राह्मी 2-3 पत्ती दीजिए, यदि ब्राह्मी मिल जाए तो एक बार में। नहीं ओके। तो बाजार बाजार में एक सारस्वता रिष्ट आता है। सारस्वता है। सरस्वती से बना हुआ शब्द है, सारस्वता रिष्ट।
ओके। हाँ। तो 1 साल का बच्चा है तो 1.5 साल। 1.5 साल, हाँ। हाँ। 1 चम्मच लीजिए और उसमें 2 चम्मच करीब पानी मिला दीजिए अच्छा। और उसको दिन में 3 बार दीजिए खाना ठीक खाने है। के बाद। ओके, इसको देके खाना। देखिए, उसका अच्छा प्रभाव होगा। ये और उस जो नेक्स्ट पार्ट था वो दूध नहीं थी गाय का, उसका कुछ वो तो नहीं है ना साइड इफेक्ट? नहीं नहीं, देखिए कई लोगों को तो दूध मिलता ही नहीं है ना। देखिए ना, हमने तो वो द्रोणाचार्य के बेटे की कहानी सुनी है ना, हाँ। अश्वत्थामा की। उनके उनको दूध ही नहीं मिला, उनको तो चावल का आटा खिलाए। है ना। वो तो बहुत बड़े महारथी हुए। ओके भैया, थैंक यू भैया। हाँ रचना, आपने हैंड रेज किया है, आप पूछ सकते हैं। वो गलती से हो गया था, सॉरी। ओके। अर्चना वर्मा, आपका हैंड रेज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। ठीक है फाल्गुनी दीदी, अगर आगे कोई प्रश्न है तो वो हम अभी। अच्छा, योगिता दीदी आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है फाल्गुनी दीदी, हाँ आगे का हाँ प्रश्न आप रखिए। हाँ हाँ। खुशबू दीदी का एक हेलो प्रश्न आया है। हाँ हेलो जी हाँ बोलिए योगिता दीदी। हेलो। जी। हाँ आपकी हाँ आवाज आ रही है। हाँ अच्छा भैया, ये जो सर्वज्वर चूर्ण है उसको हम लोग 6 महीने से रोज लेते हैं गर्म पानी में डाल के, तो उसको सही लेने का सही तरीका क्या है, वही है क्या? हाँ, गर्म पानी में के साथ भी ले रहे हैं, वो भी सही है ना। उसको काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। अभी थोड़ी गर्मी आ गई है तो मात्रा कर दीजिए कम, हम्म। है ना। मात्रा अधिक कर दीजिए जितना भी ले रहे हैं। तो मतलब उस चूर्ण में गर्म पानी डाल के उसको मैं 10 मिनट ढक के रख देती हूँ और फिर उसको हम लोग लेते हैं, तो वो सही तरीका है क्या? हाँ, ये भी तरीका ठीक है। देखिए, मुंह के अंदर जाएगा तो वो तो काम वैसे ही करेगा। हम्म। ठीक, बढ़िया। ठीक ठीक है भैया। खुशबू दीदी का एक प्रश्न है, तो दीदी आप ही पूछ लीजिए माइक अनम्यूट करके। हाँ जी नमस्ते। मैं अभी ट्रैफिक में हूँ बाहर, इसलिए तो मेरा ये प्रश्न है कि मुझे कभी कभी ना नी में जॉइंट्स में पेन होता है। जैसे जब कभी कभी चलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि खटक खटक आवाज आ रही है, बाहर नहीं सुनाई देती लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फील होता है। और मैंने 2-3 साल से दूध पीना शायद बंद कर दिया है और घी भी थोड़ा कम खाती हूँ, शायद इसलिए है या फिर कोई और वजह है? देखिए, तो हो सकता है, पर एक प्रयोग करके देख सकते हैं। मेथी को आप खाना खाने के 5-10 मिनट पहले निगल लीजिए, 2 चम्मच। ओके, खाने के पहले। पहले 5 से 10 मिनट पहले निगल हाँ। लीजिए, पानी के साथ, चबाइए नहीं। ऐसा कुछ दिन करिए, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। ठीक है। जी, इसके हाँ अच्छे हाँ परिणाम होते हैं। ठीक है भैया। हाँ ठीक है फाल्गुनी दीदी, अब अगला प्रश्न। हाँ अ, अ, अगर ये माताओं वाला जो है उसमें अगर और प्रश्न नहीं है तो एक 40+ बहनों का एक प्रश्न था कि 40 के आयु के बाद थोड़ी सी स्टेमिना कम होने लगती है, तो हम खाने में तो क्या ऐड करें, और जो हम डेली खाते हैं या कुछ एडिशनल सप्लीमेंट, जैसे अभी हम लोग मतलब वो सप्लीमेंट लेना नहीं चाहते हैं जो गोली वगैरह बाजार से मिलती है, तो क्या कुछ ऐसी औषधि है जो हम डेली ले सकते हैं, या ऐसा कोई उपाय है ताकि हमारी स्टेमिना भी अच्छे से रहे और हम काम अच्छे से कर पाए?
जी, तो 40 के बाद जो लेने की चीजें हैं, नंबर 1 यदि मैं कहूंगा वो है मेथी। मेथी खाने की विधि मैंने निवेदन किया कि आप खाने के 10-15 मिनट पहले इसको निगल लीजिए, पानी के साथ चबाइए नहीं। 1 चम्मच से 2 चम्मच, एक बार, 2 बार, 3 बार ले सकते हैं। एकदम सुबह उठ के खाली पेट भी ले सकते हैं। ठंडी के दिनों में इसको गुनगुना पानी से लेना चाहिए। सामान्य दिनों में ठंडे पानी से ले लीजिए। गर्मी के दिनों में इसको भिगा दे और 10-12 घंटे बाद इसको उसी पानी से निगल लीजिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये एक तो पेट को साफ करता है, लीवर को एक्टिवेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी काबू करता है, डायबिटिक होने की संभावना को खत्म करता है, और ये बहुत हाई प्रोटीन भी इसमें है। तो ये बहुत अच्छी एक चीज है। 40 के बाद वात बढ़ने लगता है, जो सामान्य मानते हैं, जो सही भी है कि शुरू में 12 वर्ष तक कफ ज्यादा प्रभावी रहता है, 12 से 40, 45, 50 तक पित्त ज्यादा प्रभावी रहता है, और 40 के बाद वात प्रभावी होने लगता है। तो वात से बचने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी चीज अजवाइन है, इसको भी फाँकना चाहिए। अजवाइन वात को पेट से ही खत्म कर देता है। तो ये भी 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक, क्योंकि थोड़ी सी ये गर्म होती है, मेथी से भी अधिक गर्म है ये, तो 1 से 2 ग्राम। और यदि अच्छा लगता है तो आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, 2 बार 3 बार ले सकते हैं खाने के बाद। साथ में थोड़ा सा नमक भी इसके साथ और ले सकते हैं, नमक भी वात को कम करता है। तो इस आयु में ये 2 चीज, इसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है, आप सर्च करके देखिए। ये थोड़ा गर्म और वात को ठीक करता है, और कैल्शियम का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। तीसरी चीज कहूंगा जीरा, भुना हुआ जीरा। इसको चूर्ण बना के रख सकते हैं, भोजन के बाद लेने से ये एसिड बनना, गैस बनना पेट में, इसको ठीक करता है। और इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। बड़ी आयु में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसमें अजवाइन, जीरा, दोनों में से कोई एक। जीरा थोड़ा ठंडा है अजवाइन के तुलना में, तो इसमें ये बहुत काम करता है। तो ये 3 चीजें मेरे हिसाब से इस आयु में ले सकते हैं, तीनों में से 1 या 2, जो आपको अच्छा लगे। और इसको 2-3 महीना या 4 महीना लेके देखिए, ये अच्छा काम करता है। दूसरा चीज, एक आंवला है, उसका चूर्ण 2 से 3 ग्राम दिन में कभी भी 1 बार आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। और लेना है तो त्रिफला है, जिसको हजारों सालों से गाया जा रहा है, इसका गुणगान, इसको भी लिया जा सकता है। तो रात को सोते समय ले लें या सुबह उठ के खाली पेट में ले लें। तो मेरे हिसाब से ये 3-4-5 चीजें जो मैंने अभी निवेदन किया, कुछ दिन लेने के बाद ये शरीर के सिस्टम को बहुत अधिक ठीक कर देता है, और इसकी आदत भी नहीं होती है। इसको हमारे पूर्वजों ने इनका गुण समझ कर ही, मसाले में मेथी कंपलसरी है, अजवाइन कंपलसरी है, 5 फोड़न देते हैं। तो इनमें बहुत हाई मात्रा में ये सब कैल्शियम भी है, जो बड़ी आयु में हड्डियों में, जो जैसे 40 के बाद हड्डियां थोड़ी कमजोर होने लगती है, पोरोसिटी उसमें आ जाती है ना, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए इनका प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। जी, मेरी ओर से पूरा हुआ। जी भैया, अभी इसमें ग्रुप में से किस दीदी को पूछना है कुछ तो पूछ हेलो लेते हैं। हेलो जी जी भैया, मुझे ये पूछना था कि जिन बहनों में वो पीरियड्स का साइकिल जो इरेग्युलर रहता है, जैसे मेरे को ये पहले से ही प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या सिर्फ बायोलॉजिकल इफेक्ट होती है या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकती है? जैसे मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, तो एक थायराइड का प्रॉब्लम आया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि
इस रीजन के लिए इसमें इरेग्युलर हो सकता है, तो मुझे जानना था आपसे। थायराइड तो बात सही है, ये रस ग्रंथियां कहते हैं, ये रस ग्रंथियों से पूरा शरीर नियंत्रित होता है। और रस ग्रंथियां दोनों प्रकार से एक्टिव हो जाती है, एक तो शरीर के द्वारा भी एक्टिव होती है और मन के द्वारा भी एक्टिव हो जाती है ना। तो रस ग्रंथियां साइकोलॉजिकली भी प्रभाव में आ जाती है और खान पान रहन सहन से भी आ जाती है। तो इसके लिए मतलब इसके कारण ये हो सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा, और इसके भैया ठीक होने के कोई घरेलू उपाय जो लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस देखिए, कर ये सकते? थायराइड भी बहुत नया रोग है हाँ। और ये भी पिछले 25-30 सालों से ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो मेरा तो ये सोच है कि सेंधा नमक खाया जाए, जी। रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं। हाँ हाँ। वो नहीं मिले तो सामान्य समुद्री नमक खाया जाए। इतना ज्यादा जो हम आयोडाइज नमक खा रहे हैं वो मुझे एक कारण लगता है, क्योंकि पहले ना घेंगा रोग होता था, जिसको ये जो गले के पास जो गांठ होती है वो बड़ी हो जाती थी, है ना। वो भी बहुत रेयर मैंने देखा है, मुझे याद नहीं आता, मैं एक व्यक्ति को केवल देखा हूँ मेरे को जो याद आता है अब तक, है ना, बचपने में। तो उसको ठीक किसी किसी को होता था, उसके लिए खाने में आयोडीन डालने लगे, नमक में, और अब सब लोगों को थायराइड होने लगा। तो इसको रोकना चाहिए। जी भैया। दूसरा, धनिया को इसमें बहुत अच्छा बताया जाता है, लोग बताते हैं इसको। अभी तक वैसे मैंने कोई इसको रिजल्ट के रूप में तो नहीं कहूंगा कि देखा हूं, पर धनिया एक तो शांति देता है और पित्त को काबू करता है, तो उस हिसाब से धनिया को लेना अच्छा है और इसका प्रयोग करके देखा जा सकता है। जी ठीक है भैया। जी। और दूसरा मुझे ये जानना था कि जो भी बहनें मतलब आगे जाके बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स मतलब क्या खान पान में या फिर क्या ध्यान रखना देखिए, चाहिए? पहले तो शरीर को स्वस्थ रखा जाए, व्यायाम किया जाए, शरीर से पसीना निकले, श्रम करे, है ना, जी। एक तो ये काम करना चाहिए। दूसरा, बढ़िया खुश रहे, टेंशन न ले, बढ़िया खाएं, बढ़िया घूमे, है ना। तो हाँ वो सब ये, तो है। हाँ, अब बढ़िया खाना चाहिए, इस समय अच्छे से खूब घूमना चाहिए, है ना, तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। जी तो जी ये भैया। देखिए, एक एक समय का ये है ना, ये बुढ़ापे का नहीं है, छोटे बच्चों से लेकर युवावस्था तक ये सब है। तो ये करना चाहिए, बहुत ज्यादा काम का बोझ नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़े एम्बिशन नहीं पालने चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, मस्त खाया पिया जाए और पेट को ठीक रखा जाए, और पेट ठीक रखने से अपने आप वो जो साइकिल है वो भी ठीक हो जाता है। बस और जी क्या। ठीक है। और एक बढ़िया चीज निवेदन करूंगा कि विवाह से जल्दी माँ बनने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी। ये लोग इसको, एक तो विवाह करने में देर करते हैं, दूसरा विवाह करने के बाद माँ बनने में देर करते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों थोड़ा सा प्रतिकूल है ना, ये जल्दी हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। जी भैया, शुक्रिया। जी। बैक क्रिएशन से जो जुड़े हैं वो अपना सवाल रख सकते हैं। उनका हैंड रेज है, बैक क्रिएशन। हाँ वो मेरे दोस्त है, मेघना दीदी है। मेघना दीदी आप पूछ सकते हेलो। हो। हेलो हाँ। सर। नमस्ते। कैसे हो सर? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। मैं आपका ये सब अटेंड कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी जो जानकारी मिल रही है, पर मुझे 2015 में किडनी स्टोन हुआ था। जी। फिर वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, पर ऐसा क्या है कि मुझे मेरा जो स्टोन है ना वो निकल जाता है। तो फिर ये बार बार जो हो रहा है किडनी स्टोन वो ना हो, इसके लिए कुछ कर सकते हैं सर क्या? बढ़िया। एक दाल होती है जिसको कुल्थी का दाल कहते हैं। हाँ। पहाड़ों में इसको गहत की दाल कहते हैं।
ओके सर। है ना। इसको पहले कभी घोड़े को खिलाया जाता था, है ना। तो ये कुल्थी की ओके दाल सर। आप सर्च करेंगे, किसी पसारी लोग रखते हैं आजकल तो, इधर बड़े जगह पर नहीं रखते हैं, नहीं तो पहले सामान्य भोजन में था। तो उसकी ओके सर। दाल को खाना चाहिए एक, ओके नहीं तो सर। उसको भिगा दिए रात को, 2 चम्मच ओके लेके सर। ओके सर। उसका पानी सुबह पीना ओके चाहिए, सर। और उसको पीस के दाल में डाल ओके देना सर। चाहिए वापस। ये एक चीज बहुत मैंने इसका ओके कारगर सर। परिणाम देखा है। दूसरा पत्र बीज कहते हैं जिसको, ओके सर। ब्रायोफाइटा ग्रुप के बहुत सारे पौधे होते हैं, है ना, जिसके पत्ती से पत्ती हम्म। नया पौधा बन जाता है। इसमें हाँ कई हाँ वैरायटी हाँ, के वो पौधे हैं। पान हमारे गुजराती में, हाँ सर, वो गुजराती में पान फूटी बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसमें भी कई वैरायटी है। एक वैरायटी को हम प्रयोग करके देखे हैं यूरिनरी ब्लैडर वाले स्टोन में और यस सर। किडनी के स्टोन में, दोनों में इनका बहुत अच्छा रोल है ना। ओके सर। तो ये 2 चीज है, और इसकी आप चटनी बना के रोज खा सकते हैं, है ना, कोई भी तकलीफ नहीं है। ओके सर। दो ओके चीज सर। हम इसको बहुत प्रयोग किए हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों ओके पर्याप्त सर। है और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, है ना। ओके सर। जी, इसको रोज आप और कर सकते सर अभी जो वो अभी जो आगे मैडम ने पूछा था ना, वो प्रेगनेंसी के लिए, तो फिर ये किडनी स्टोन मुझे बार बार हो रहा है, हैं। जी, तो उसमें वो क्या दिक्कत आ सकती है सर? किस चीज क्योंकि में? अगर मुझे किडनी स्टोन, सर अगर हम प्रेगनेंसी होती है तो वो किडनी स्टोन हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है सर? इनका डायरेक्टली तो कोई संबंध है नहीं, है ना। लेकिन ये जो ऐसे आप, ऐसे नहीं सर, जब मुझे ऐसा एक बार हुआ है कि जब मुझे वो हुआ था, तो फिर किडनी स्टोन आया, तो फिर कर वो लीजिए। हो नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी, हाँ, उसकी दवाइयाँ होती है ना किडनी स्टोन की, हाँ, तो ये जो फिर मैंने, उससे। जी मैं समझ गया। ये जो हाँ गहत सर। की दाल मैंने बोला, कुल्थी की दाल, इसको हाँ रोज हाँ हाँ करिए सर। तो ये उसको होने ही ओके। नहीं देगा, है ना। ओके सर। इसको रोज थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसकी चटनी, उसको भी खाइए तो वो होगा ही नहीं, ओके मतलब सर। पतली ही नहीं बनेगी ओके आपकी। सर। लगातार ओके इसको सर। थोड़ा लंबा खा सकते हैं, 15 दिन 20 दिन एक को खाइए, 15 20 दिन दूसरे को खाइए, 15 20 दिन दोनों को खाइए, 15 20 दिन फिर एक को खाइए, ऐसा करके करते ओके रहिए। सर। जी, और सर मुझे कोई, मैं और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ना सर? कोई बात नहीं ना? जी, 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 पूछिए। ओके। मैं ये किडनी स्टोन की जो दवाइयाँ होती है ना, तो जी, वो लेती हूँ ना, बाद में मुझे बहुत एसिडिटी हो जाती है, और वो बोलते हैं ना पित्त हो जाता है, हाँ, तो बड़ी बड़ी डकारें आने शुरू हो जाती है और जलन होती है चेस्ट में। बहुत ऐसा होता है कि खा नहीं पा रहे, और डकारें तो ज्यादा तक बहुत आती है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे। फिर मैं चलने लगती हूँ और ठंडा पानी पीती हूँ, या डाइजिन और ऐसा वो अविपथी चूर्ण आता है ना, वो खाती हूँ, तभी ये डकारें कम होती है। जी, वैसे हेलो फिर सर। उस दवाई को बंद कर दीजिए, है ना। ओके और सर। इन दोनों को जो मैंने बोला उसको आप प्रयोग करके हाँ। देखिए, तो ओके ये सर। बहुत थोड़ी मात्रा में ये आपको वैसा नहीं होने देगा, मुझे लगता है। ओके सर। और वो डकारे आए तो उसमें क्या क्या ले सकते हैं सर? धनिया, जीरा, सौंफ, ओके सर। इन तीनों को अलग अलग भून लीजिए, चूर्ण बना के मिला के रख लीजिए, ओके सर। है ना। भोजन के बाद इसको लीजिए। और ओके वैसे सर। भी कभी भी इसको ले सकते हैं जब भी गैस की शिकायत जैसी लगेगी। ओके सर। जी, थैंक यू सर। नमस्ते, स्वागत। नमस्ते सर। हेलो। हेलो। जी, बताइए। हेलो। बताइए जी। हाँ, गुड इवनिंग हेलो, सर। हाँ, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। सर मेरी एज 45 है, जी, और मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम है। जी,
और अभी मेरा क्या है कि 1-2 साल से मेरे नीज है उसकी अंदर की साइड स्वेलिंग होता है, और मेरी एल्बो के पास वहां पर भी स्वेलिंग होता है। मुझे पेन नीज इतना में, नहीं होता है लेकिन स्वेलिंग होता है। तो घुटने उसके में, लिए, नीज में बोला ना आपने? हाँ नीज में, लेकिन अंदर की साइड, जी हाँ। और एल्बो के पास ऊपर की साइड। अच्छा, एक ये तो प्रॉब्लम बताया, दूसरा बीपी। बीपी, हाँ वो तो वैसे मेडिसिन लेती हूँ इसके लिए वजह से तो नॉर्मल रहता है, लेकिन मैं 10 साल से ले रही हूँ बीपी की मेडिसिन। अच्छा अच्छा, तो बीपी पर तो बहुत कम उम्र से आपने लेना शुरू कर दिया है ना? हाँ लेकिन प्रॉब्लम ही ऐसा था तो लेनी पड़ी। जी। एक सामान्य प्रयोग करते हैं, काली मिर्ची 5, हाँ, इसको घी के साथ लेते हैं दिन में 2 बार। पाउडर बना के। हाँ, पाउडर बना के। तो ये ज्यादा बीपी है उसको भी कम करता है, कम है उसको भी ज्यादा करता है, और एक प्रकार से ये उसको रेगुलेट कर देता है। इसका बहुत अच्छा ज्यादा प्रयोग करके देखा है, इसका अच्छा रिजल्ट है ना? अच्छा। दूसरा एक और प्रयोग होता है जो ड्रम स्टिक कहते हैं, मुनगा, सहजन। हाँ हाँ। इसकी पत्ती लेते हैं, 50 ग्राम तक ले लेते हैं, 25 से 50 ग्राम। इसको अच्छा। बढ़िया साफ करके, हरी पत्तियां, ओके। और उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस के चटनी बना देते हैं। चटनी उसके बनने अंदर के बाद उस मिक्सी में पीस के चटनी जैसा बना दिए, 1-2 ओके। काली मिर्ची के साथ पीस देते हैं उसको। और उसके बाद उसको पानी में घोल लेते हैं, 1 गिलास पानी में घोल के फिर छन्नी से छान लेंगे, तो शरबत जैसा बन जाएगा। ये ओके। शरबत रोज 1 बार पीने से ये भी बहुत सारे चीजों को ठीक करता है। ओके ये सर। बीपी पर बहुत इसका अच्छा प्रभाव है, मैंने करके भी देखा है, कई लोगों पर इसका प्रयोग किया है। ये सरल है और आप करके देख सकते हैं। और ये स्वेलिंग का सर, नीज के स्वेलिंग पास। में, जी, स्वेलिंग में घुटने के ऊपर होता है तो आप मेथी का प्रयोग करके देखिए। सर मैंने 3 साल लिया मेथी। हाँ हाँ। रात को सोने के टाइम 15-20 दाने लेती थी, लेकिन मुझे गर्म रहता है, उसकी तो वजह ऐसा से करिए, पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और ऐसा होता है। तो उनका आपको नहीं सूट किया फिर वो, फिर ये सारी चीजें गर्म ही होती हैं ये, है हाँ ना? इसीलिए। तब आप गूगल का प्रयोग करिए। गूगल एक वनस्पति होती है, आपके उधर हाँ खूब होती हाँ हाँ। है ना? तो गूगल को शुद्ध करके लेने का तरीका होता है, या बहुत सारी गूगल बेस्ड दवाइयां होती है, कोई अच्छे वैद्य से पूछ लीजिए, तो उसका ओके। प्रयोग करके देखिए, ये जरूर मदद करेगा। ओके। जी, ओके, थैंक यू सर। नमस्ते जी। अजय कुमार जी इस नाम से जो जुड़े हैं उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। हाँ भैया प्रणाम, हम देवघर झारखंड से बोल रहे हैं। जी एक्चुअली लावण्या मेरी पुत्री हुई, और जी वहाँ एक्चुअली उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत है। जी। तो उसके लिए निजात पाने के लिए कोई उपाय है भैया? अच्छा भैया नमस्ते, है लावण्या से मेरी अभी बात हुई थी। नमस्ते नमस्ते जी। भैया। एक उपाय करके देखिए कितना बड़ा स्टोन है, कितने हैं? उसका तो पहले तो 4 था, लेकिन लास्ट टाइम जो करवाया था लगता है 10 पॉइंट कुछ हो गया था। बड़ा हो गया जी, लेकिन वो स्थिर है अभी। वो डॉक्टर बोले थे कि हड़बड़ाने की बात नहीं है। जी। तो जो 35 इयर्स में ऑपरेट कराना ठीक रहेगा, उनका ठीक ये है, तो ये सजेशन था। एक प्रयोग सर्जन। करिए, जी जी 5 बादाम, जी जी। है ना, 2 चम्मच सौंफ। 1 मिनट सर, 1 मिनट भैया, नोट कर लेते हैं। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है अच्छा आपको ठीक है भैया, ठीक ठीक है भैया, ना? ठीक। तो 5 बादाम ले लीजिए, जी भैया। एक
2 चम्मच सौंफ ले लीजिए। जी भैया। और ये जो मगज होते हैं, जी भैया। 5 मगज मिलते हैं उसमें, कोई भी मगज ले लीजिए, जी। ये 2 ग्राम के करीब। अच्छा। इन तीनों को रात को भिगा दीजिए, है ना, और हाँ भैया। सुबह उसको बढ़िया पीस के खा लीजिए। अच्छा, खाली तो पेट भैया? सुबह खाली पेट में, है ना। और इसको इसको कुछ दिन करिए, और जी भैया। करने के बाद एक बार इस पर और कभी बात करते हैं अपन, है ना। ठीक है भैया, कितना दिन तक लेना ठीक रहेगा? ये तो रोज खाने की चीज है, कम से कम 2 महीना लीजिए, ठीक है है भैया। ना। ये तो ऐसे, जी। इसमें कोई भी चीज नहीं है जो खा नहीं सकते, ये तो अच्छा ही जी है भैया। ना। तो ये कराइए, और इसमें फिर कभी और एक बार ये करा लीजिएगा, सोनोग्राफी करा लीजिएगा, उसमें पता जी। चल जाएगा। जी जी। भैया। और एक दूसरा प्रश्न ये था, तो हमारे बाबूजी 80 इयर्स ओल्ड हैं, जी। और बाईपास उनकी 2010 में हुई है, तो जी। इसके लेके बहुत सारा दवाई खाते हैं, हाँ। और सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसका सब साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन का है, हाँ। और इससे पूरी तरह से ग्रसित रहते हैं। हाँ। और कॉन्स्टिपेशन उनका ऐसा है, कभी कभी 1-2 दिन मोशन होता नहीं है, तो परेशान रहते हैं। फिर फिर होता है किसी तरह से, लेकिन पूरी तरह से सेटिस्फाइड पूरा महीना भर नहीं रहते हैं, 10 दिन रहते हैं फिर। तो कोई उपाय इसके लिए कुछ भैया? एक छोटी हरड़ होती है, जिसको बाल हरड़ भी कहते हैं, काली हरड़ भी कहते हैं, जिसमें गुठली नहीं आया रहता है, वो हर्रा होता है। जी। हर्रे हर्रे बहेड़ा जो होता है, हाँ हर्रे। हाँ, है ना। तो छोटा वाला हरड़ ले लीजिए, उसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसको चने जैसा भून लीजिए तो फूल जाएगा, है जी। ना। उसका चूर्ण बना के जितने बार खाना खाएंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा चूर्ण खाना चाहिए। अच्छा। उसकी मात्रा पहले ऐसा रखिए, 1 फल का चूर्ण खाएंगे, है हम्म। ना, तीनों बार। हम्म। और देखेंगे 2-3 दिन, 2-3 दिन में ठीक हो गया तो अच्छा, नहीं तो 2 कर देंगे, नहीं तो 3 कर देंगे। ये एक तरीका होता है ना। ऐसे अच्छा मात्रा बढ़ाते हैं उसका। अच्छा अच्छा। अच्छा। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इसी हर्रे को अंडी के तेल में, कैस्टर ऑयल जो कहते हैं, उसमें तल लें। अच्छा। ये पहले वाले से ज्यादा तेज होता है ये, अच्छा। है ना। तो इसको लिया जाए, वो इसी विधि से 1, फिर 2, फिर 3, और जितने तो संख्या में पेट साफ होगा उस संख्या तक कुछ दिन लिया तो जाए। तो हर्रे को भैया फिर उसी तरह से वो भून के उसका पाउडर बना लेना है। हाँ, पाउडर बना के रख लीजिए। और अंडी का तेल का मात्रा कितना होगा भैया? उसको तलने के लिए जितना लगता है उतना। अच्छा, वो साथ में दे के ही तलेंगे वैसे ही? हाँ, जैसे मूंगफली को या किसी चीज को तेल में तलते हैं, वैसे ही जी। तलना है। जी भैया। जी। जी। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ फाल्गुनी दीदी, अभी अगर किसी का प्रश्न ना हो तो हम समापन की ओर चले। हाँ दीदी, टाइम भी होने वाला है, तो एक बार लास्ट बार पूछ लेते हैं ग्रुप से। अगर प्रश्न नहीं है तो हम समापन करते हैं। किसी और को अब कुछ पूछना है तो लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास। ठीक है भैया, मुझे लगता है कि अब किसी को प्रश्न नहीं है, तो सबका धन्यवाद इस सत्र में हमसे जुड़ने के लिए। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबके प्रश्नों के उत्तर दिए। और आगे भी अगर ऐसी कुछ संभावनाएं लगेगी कि ऐसा कुछ और सत्र रखा जाए, तो हम फिर से आपसे मिलके एक ऐसा सत्र डिज़ाइन करेंगे। और सबके लिए ये जो रिकॉर्डिंग होगी वो VCD सेल करके आप यूट्यूब में जब सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसी में आपको सारे स्वास्थ्य संयम के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आगे के भी और ये भी। जी, आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, मेरे जो कमियों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार, धन्यवाद।
भैया नमस्ते। हेलो। नमस्ते जी, नमस्ते भैया मैं सोनाली। भैया मेरा एक प्रश्न है। जी। हेलो। इरेगुलर पीरियड्स की समस्या आती है, जैसे 8 दिन 10 दिन लेट आया कभी, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं भैया? एक तो अजवाइन का प्रयोग किया जाए, जी। तो एक तो अजवाइन इसमें बढ़िया काम करता है, दूसरा लौंग का काढ़ा। बाबा जी भी बताएं लौंग अजवाइन की काढ़ा। लौंग का काढ़ा का बहुत ज्यादा प्रयोग करके देखा है हम लोगों ने, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। अरे बट जल्दी नहीं ला रहे ना मुझे तो। समय से हो ना, जिंदगी में ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। समझ गई, इसकी बहुत उपयोगिता है शरीर में, नेचुरल है। आ जाओ चलो अंदर। हो गया ना? हो गया, कनेक्शन कट करो बेटा, लीव करो। ठीक है, तो सभी को नमस्ते। हम लोग कार्यक्रम को रोकते हैं, अब अगली जी। बार मिलेंगे। सभी बहनों को नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते, सभी को नमस्ते।